हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो केमिकल काइनेटिक्स है उस केमिकल काइनेटिक्स के बाद वाला जो पॉइंट हम जिसमें पढ़ रहे थे कि वेग स्थिरांक क्या होता है और उस वेग स्थिरांक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेग स्थिरांक पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वेग स्थिरांक क्यों निकाला जाता है और वेग स्थिरांक हमारे क्या काम में आएगा। तो वेग स्थिरांक हमारे अभिक्रिया की कोटि को जानने के लिए यूज में लिया जाता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि मैंने पहले बताया था कि वो 3 टाइप की होती है। वो होती है हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टोटल 4 टाइप का हमारा कह सकते हैं कि ये कोटि 4 प्रकार की होती है। अब इसमें 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ और सिर्फ केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तक ही कैलकुलेट किया जाता है। जब बड़ी क्लास या हायर क्लासेस में हम जाते हैं तो वहां पर इनको और ज्यादा डीप के अंदर देखा जाता है, यानी वहां पर हमारे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को भी कैलकुलेट करने के तरीके आते हैं। बट अब हमारे यहाँ पर स्मॉल लेवल पर हम देखें तो केवल सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही हमारे इसके अंदर सिलेबस में है। तो आज वाली वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्लियर करूंगा, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में एक टॉपिक और आएगा हमारा, वो होगा अर्धायु काल, वो उसी को हम इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे, वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये शून्य कोटि या जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है देखना इसके अंदर बच्चों कि हमने कल ही कहा था कि जब हमने बताया था पीछे वाली वीडियो के अंदर, तो हमने कहा कि जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने कहा था कि किसी भी रिएक्टेंट की जो पावर होती है, पावर यानी कि हमने कल बताया था ए और बी, उसकी जो पावर एक्स और वाई इन दोनों के सम को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, इन दोनों के योगफल को। अब यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन या अभिक्रिया की जो कोटि होती है शून्य कोटि की, उसकी क्या डेफिनेशन दी जा सकती है। तो सीधी सी परिभाषा है, यदि किसी अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग शून्य होता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये वाली, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि शून्य घात होती। देखना, मैंने कहा था पहले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, हम थ्योरेटिकल्स का नहीं निकाल सकते। लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट करके, प्रयोग करके हम ये निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि ये होती। ओके, तो हम सिर्फ परिभाषा भी दे सकते हैं, थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, इसके बाद हम पता करेंगे कि प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग, हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई काल्पनिक अभिक्रिया है, हम मान लेते हैं कि R, ठीक है, जो है वो कन्वर्ट होके हो रहा है उत्पाद। ठीक है, हमें अभिक्रिया के वेग को पता लगाने के लिए अभिकारक की सांद्रता जरूरी होती है, उत्पाद से हमें कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए हमने मान लिया कि कोई अभिक्रिया जिसमें कोई रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक, अभिकारक, क्रियाकारक, वो सारे के सारे ये हैं जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अगर इसके लिए हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया वेग वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के,
और अभिकारक की सांद्रता, अगर हमने क्या कहा, यदि किसी अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग 0 होगा, यानी कि 0 होगा, तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी। समानुपाती आर हमने लगाया ऐसे, और डी आर अपॉन डी टी समानुपाती स्थिरांक को उठाया, के लगाया, और यहां पर आर नोट। हमें पता है आर नोट यानी जिसकी पावर अगर क्या होती है, ये होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पर 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी आर अपॉन डी टी, और ये के बचा। इस के में इस डी टी को उस साइड में लिखें, तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी को उस साइड में लिख रहे हैं, अपॉन लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, के डी टी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ऐसा करें, इस -5 को उधर लेके जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये माइनस यहाँ लगा देता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये हमने बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन करने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन करने पर देखना बच्चों, यहां पर हमने डी लिया। डी जो होता है वो अवकलित रूप में लिखा जाता है, और अवकलन और उसका फिर बाद में समाकलन करना पड़ता है। देखना, अवकलन समाकलन क्या है, अगर हम किसी भी छोटे रूप को बड़े रूप में देखना चाहें तो समाकलन करते हैं, और अगर किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में देखना चाहें तो उसके लिए हम उसका अवकलन करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर डी, तो हमने इसको छोटे रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ इसका समाकलन करेंगे। छोटे रूप को बड़े रूप में देखना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ समाकलन करना। तो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ डी आर के एक कांस्टेंट है इसलिए इसका समाकलन नहीं होता है, और यहाँ पर डी टी। ओके, ये डी टी का इसका समाकलन करेंगे। तो अब यहाँ पर जब इसका समाकलन कर देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें हमारे पास क्या मिलेगा, डी आर जो था, यानी कि डी जो है वो हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा, और उसके बाद माइनस के टी प्लस सी, डी टी का हो जाएगा टी सिर्फ, और फिर सी यहाँ पर हमारा बचा समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। ओके बच्चों, तो ये हमारे सामने ये समाकलन करने के बाद जो स्थिरांक आता है उसको समाकलन स्थिरांक देंगे। ये अब हमारे पास इक्वेशन जो बनी है वो हमारे पास 2 बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन 2 से जो है, अगर हम ये कहें कि t की वैल्यू अगर 0 कहें, और r जो यहां पर हम लिख रहे हैं वो r नोट कर दे। देखना, अगर जब हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो हमने कहा कि t बराबर 0 टाइम पर उस रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, वो भी तो 0 थी। तो यहाँ पर सबसे प्रारंभिक सांद्रता थी, तो हम कह सकते हैं उसकी प्रारंभिक सांद्रता को लिखेंगे, t बराबर 0 समय पर उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है। ओके, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता को हम बताते हैं r नोट से। हमने यहां पर ये लिखा r नोट। अब ये r की वैल्यू और t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करें, हम कह सकते हैं समीकरण 2 में t व r का मान रखने पर, ठीक है, तो हम यहां पर इसका मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर r के t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हमने 0 किया, फिर प्लस, और उसके बाद यहां पर r की वैल्यू तो हमने लिखी थी r नोट, और यहां c एज इट इज ऐसा कैसे आ जाएगा, r की वैल्यू r नोट, r की वैल्यू हमने r नोट, t की वैल्यू यहां, और इस प्रकार से लिखा। तो यहां पर ये पूरा क्या हो जाता है 0, c इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा r, तो हम ये कह सकते हैं c इज इक्वल टू हमारे पास बच जाता है r नोट। तो ये हम कहेंगे c का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या होगा हमारे सामने, ये देखना, ये r के t, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू हम कह सकते हैं r नोट। उसके बाद इस kt को देखें, kt और ये kt, और यहां पर इसको इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं r माइनस r
नॉट। ओके, तो अब ये माइनस का साइन है, इस माइनस को प्लस करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर KT, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। ओके, तो यहाँ पर अब हम निकालें K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नोट माइनस R अपॉन T। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं 3। ठीक है, तो ये जो कहलाती है हमारी इक्वेशन T, यानी ये वाले समीकरण 3 जो है, ये जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। ओके, तो अब यहाँ ध्यान रखना, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ K को हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, K नॉट। ठीक है, तो यहाँ K की वैल्यू हम K जीरो लिखे तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक निकाला। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से हमने निकाला। अब यहाँ पर R नोट क्या है, हम कह सकते हैं R नोट जो है वो इसकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और दूसरा यहाँ R क्या है, सिंपल सा अभिकारक की अंतिम सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। ओके बच्चों, तो ये दो, और यहाँ पर T हमने क्या लिया, समय ले लिया, और K हमारा पता है ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया। अगर हम ये कहें कि किसी भी रिएक्शन में अभिकारक की अंतिम यानी प्रारंभिक सांद्रता जो शुरू में ज्यादा होगी और अंतिम सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी सांद्रता, तो प्रारंभिक में से जब अंतिम को निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद जो हम कहेंगे क्या बचेगा, K0 हमारा हो जाएगा x अपॉन T। ओके, यहां पर x क्या है, अवशेषित या अवशेषित मात्रा। अवशेषित का मतलब क्या होगा, रिटेनिंग, यानी कितनी बचती है, यानी शेष मात्रा। शेष मात्रा किसकी, अभिकारक की। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में से अंतिम सांद्रता को निकालोगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि x रहेगा माइनस करने के बाद। तो हम इस इक्वेशन को ये भी कह सकते हैं, ये भी एक समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 3 शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर एक और भी होता है कि अगर हम किसी चीज का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये एक इक्वेशन है, ये वाली। ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है इस पर थोड़ा सा फोकस करना। इससे हमें क्या करना है, कि ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ कहें कि हमारे पास एक ग्राफ है ये वाला। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, mx अपॉन सी, यानी अगर इसका ग्राफ बनाना तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि थोड़ा सा उसमें मिटा सकूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा ये बनाए, जैसे हमारे पास इक्वेशन है R के टी प्लस यहां R नोट। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन पर हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लगाकर एक ग्राफ प्लॉट करें। देखना, y का मतलब ये हो रहा है कि हम y एक्सिस पर किसको लिखेंगे, r को, x एक्सिस पर किसको लिखेंगे, t को, c यहां पर एक अंतःखंड रहेगा। अंतःखंड क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और यहां पर जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, m यहां पर क्या होता है, m यहां पर होता है स्लोप, स्लोप को हम बोलते हैं ढाल, ये स्लोप रहेगा। तो कैसे, अब देखना, यहां पर y एक्सिस पर हमने लिया यहां r और x एक्सिस पर हमने लिया t समय को।
ओके, अब यहां पर देखना कि ये जो माइनस साइन आ रहा है तो के माइनस, के क्या है, एक प्रकार से स्लोप है, और स्लोप अगर माइनस में आ रहा है तो उस कंडीशन में हम स्लोप को कुछ ऐसे बनाएंगे, ये वाला। तो यहां से क्या हुआ कि ये स्लोप बना हमारा, ये स्लोप का मतलब ढाल बन गया, तो हम कह सकते हैं हमारे पास स्लोप जो बनेगा वो रहेगा के, ठीक है, माइनस के। और यहां पर ये अंतःखंड क्या है, ये अंतःखंड ये वाला बच्चों, ये है हमारे अंतःखंड, इंटरसेप्ट कितना है ये हमारे r नोट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ इसके बेसिस पर ध्यान रखना, हर एक ग्राफ को हम इसी से बनाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी जहां पर हम इस का मान रखकर हम ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साधारण डेरिवेशन थी शून्य कोटि की अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि वो होगा हमारा अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, ओके, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये वाला। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, बस सीधा सा है, नाम से कुछ पता चल रहा है, हाफ लाइफ यानी कि हमारी अगर लाइफ पूरी कितनी होती है 100 ईयर्स की, तो हाफ कितनी हो जाएगी 50 ईयर। तो उसी टाइप से हर एक स्पीसीज यानी हर एक केमिकल का लाइफ जो हम कह सकते हैं हाफ टाइम होता है, अर्ध आयु काल होता है, मतलब जो पूरी घटना या पूरा खर्च होने के अंदर जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम हमें बताना। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन है अगर 1 घंटे में पूरी हो रही है तो उसका हाफ टाइम कितना हो जाएगा, आधा घंटा, मतलब उसका आधा समय बताना कि आधे समय में वो कितनी पूरी हो जाएगी, तो वो उसका हाफ टाइम कहलाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ लाइफ टाइम निकालें, अर्ध आयु काल निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अर्ध आयु काल की क्या परिभाषा क्या दी जा सकती है, देखना परिभाषा जो है वो सुनना, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है, ओके बच्चों। तो ये है डेफिनेशन, मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा, तो वो उसका कहलाता है हाफ लाइफ टाइम। वो हम कैसे निकाले, सीधी सी बात है, इससे ही निकाल सकते हैं। तो इससे निकालने हैं, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं इस साइड से, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे हमने कहा कि ये एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको देखना, यहां पर x क्या है, किसकी मात्रा है, अभिकारक की जो रिमेनिंग रह गई थी, कितनी, r नॉट और r माइनस, इसकी जो रिमेनिंग रह गई थी वो, तो यहां हम लिख सकते हैं x जो कितनी है भाई, ये जितनी है उससे आधी रह गई, यानी कि यहां अगर इसको मैं मानूं तो कितनी हो जाएगी, a/2। देखना a यहां पर क्या, जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट कर रहे थे कि हमने कहा ये r है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो उस समय t बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन a थी और इसकी 0 है, तो t बराबर t हाफ टाइम पर, t बराबर t हाफ कितना हो गया, तो उस समय इसकी कंसंट्रेशन यानी आधा उसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो a/2 इसमें चला जाएगा, तो इतने क्या बचेगा, a/2 तो बचेगा, a/2, a जितना था, जैसे हम कह सकते हैं कि यहां अगर हमने 100 लिए थे और रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, हम कह सकते हैं कि रिएक्शन लगभग उसमें 60 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो 60 मिनट जो अभिक्रिया है उसके 100 अणु जो 100 मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट होते हैं, तो 30 मिनट के अंदर आधे उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो शुरू में कंसंट्रेशन A थी, उसको a/2 में होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कह सकते हैं x की मात्रा कितनी है, a/2, और t यहां पर कितना है, t हाफ। तो अगर हम इसको निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यहाँ k नोट क्या हो जाएगा,
x की वैल्यू क्या है a/2 और t क्या है, t हमारे लिए t हाफ, इस t हाफ को मैं यहां लिखूं तो t हाफ और a/2k0, ठीक है। और यहां पर हमें पता चल रहा है t हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है a, और a ने हमने यहाँ पे क्या लिखा, a यहां पर जो है वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता, ओके। तो प्रारंभिक सांद्रता है तो हम कह सकते हैं कि प्रथम यानी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल यानी टी हाफ वो किसके समानुपाती होता है, ए के, मतलब उस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। ए की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका अर्धायु काल यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कभी हाफ लाइफ टाइम पूछा जाए कि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालिए, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी अभिक्रिया यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा कैसे लिखना है, और लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए प्राथमिक यानी प्रारंभिक अभिकारित की सांद्रता उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है, ओके। तो ये वाला हमारे पास इससे हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। ओके बच्चों, तो यहां पर हम एक चलो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड ही हो। तो वो न्यूमेरिकल क्या है उसको देख लेते हैं। देखना ये कुछ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो ज्यादा टफ नहीं है, और क्वेश्चन भी जनरली जो पूछे जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछे जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो इससे पूछ ले जाते हैं, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो अगर हमारे को इसमें से अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये कि सबसे अच्छे मार्क्स लाने का तरीका यही है कि इस वाले को अच्छी तरह से याद कर लो, तो पूछा जाएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। तब यहाँ पर एक रिएक्शन है हमारे लिए, एक क्वेश्चन है कि कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, तो उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर इसमें से बनता है तो कैसे, अगर हम कह रहे हैं कि इसने पहले ही बता दिया एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें जीरो ऑर्डर का पहले फॉर्मूला आना चाहिए, जीरो ऑर्डर के x/t। x यहां पर कह रहा है कि 80% पूरा होने में, 80% यानी शुरू के अंदर जो है वो r वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। t बराबर 0 टाइम पर अगर 100 है, लेकिन t बराबर किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी 160 मिनट में वो 80% यानी 100 में से 80 अणु यहां से निकल जाते हैं और 80 इधर बन जाता है। तो 80% पूरा होने में कितना जो समय लग रहा है उसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। तो वेग स्थिरांक को कैलकुलेट करने के लिए k को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास x और t होना चाहिए। तो t यहां पर हमें दे रखा है, देखना तो यहां हमें x कितना दे रखा है, 80% दे रखा है, 80% पूरा हो रहा है, और t यहां पर कितना दे रखा है 160 मिनट। अगर हम चाहें तो इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और चाहे मिनट में रहना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं।
तो x और t हमें मिल गया, सीधा सा है। तो k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन टी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 डिवाइडेड बाई 100 और उसी के बाद t कितना है हमारे पास 160। तो यहाँ पर हम इसको और इसको कट कर दो, यहाँ से और यहाँ से ये कट, और फिर कितना बचा 1 ये वाला। तो यहाँ से सॉरी 8 जो बचा 8 और ये यहाँ से उसको कट किया तो कितना बचा हमारे पास 200, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स, और ये मिनट इनवर्स। ध्यान रखना बच्चों, मैंने मिनट लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर मिनट में चेंज किया। अगर यहाँ पर अगर सेकंड में चेंज करते तो यहाँ पर भी सेकंड आंसर आता। ओके, तो ये है हमारा के नॉट। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये कुछ इस प्रकार से हम के का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरे हाफ लाइफ टाइम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास वो हाफ लाइफ टाइम का सिंपल सा है, अगर हमें पहले के नॉट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम जाके उसका हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।